वेलकम बैक नाज़रीन। नसीर भुट्टा साहब से यहाँ पर सवाल ये करूंगी। नसीर साहब, आपने गुफ्तगू सुनी बाकी मेहमानों की। नज़ीर साहब का ये कहना है कि जजेस बोल रहे हैं, उनके फैसले बोल रहे हैं। देखें, अभी तो पहला फैसला आया है और पहला फैसला जो है वो तो सिर्फ और सिर्फ एक बड़ा बेजरर सा फैसला है और वो है मेंटेनेबिलिटी के हवाले से। तो आसमा जहांगीर साहब इतनी नाराज क्यों है फिर? आप ये देखें कि सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ ऑन द पॉइंट ऑफ मेंटेनेबिलिटी, ये पहला केस है जो ऑन द पॉइंट ऑफ मेंटेनेबिलिटी इतने दिन से सुना गया है और इसमें तमाम वकला ने, खा वो पिटिशनर के वकला हो या रिस्पोंडेंट्स के वकला हो, खा वो पिटिशनर की तरफ से जब पिटिशन दायर की गई हो उसमें, और इसमें आपको याद होगा कि कोई 8-9 से भी ज्यादा 9-10 पिटिशंस थी जिसमें सब लोगों ने अपना अपना मौकफ दिया और उसके बाद रिस्पोंडेंट्स की जानब से जवाबात आए और जवाबात जो थे फेडरेशन की तरफ से, हम तसव्वुर करते हैं कि दोनों जवाबात अस्करी क़यादत की तरफ से भी आए, फेडरेशन की तरफ से भी आए। अब जब अस्करी क़यादत के जवाबात वहां पे आए तो उनको आप पढ़ करके देखें तो फेडरेशन के जवाब से वो बिल्कुल मुतज़ाद जवाब हैं। अब इन जवाबात के बाद मेंटेनेबिलिटी की बात जब छिड़ी तो मेंटेनेबिलिटी के ऊपर मोहतरमा ने भरपूर दलाइल दिए, अपनी 3-4 रोज की एक एक्सरसाइज दी और उसके बाद एक फैसला आया कि ये पिटिशन जो है दिस इज मेंटेनेबल और मेंटेनेबिलिटी के हवाले से उसके बाद फिर ये अभी कमीशन जो है वो मुकर्रर हुआ है जो इंक्वायर इनटू करेगा। और इंक्वायरी के बाद ये फैसला होगा कि किसके खिलाफ क्या होना है, क्या एफआईआर होनी है, कौन लोग ट्राई करेंगे। अभी तो मेरा ख्याल है ये एक बिल्कुल बेजरर फैसला है। इसके ऊपर कमेंट्स तो हो सकते हैं फॉर एंड अगेंस्ट और इसके ऊपर कमेंट्स दिए जा सकते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे मेरा ख्याल ये है कि अभी किसी का कुछ नहीं बिगड़ा। अगर किसी ने कुछ जो भी पेश करना है अपने हक में या अपने खिलाफ या अपनी सफाई में, वो कमीशन के पास पेश कर सकता है। चले मैं पूछती हूँ, आवाज आ रही है? मुझे आवाज आ रही है। मैं ये जस्टिस साहब से सवाल करूंगी, जस्टिस तारिक महमूद से। जस्टिस साहब, पहले दरख्वास्तों की समाअत पे ऑब्जेक्शन था, अब इस बात पे ऑब्जेक्शन है कि जी ये जो कमीशन बनाया गया इसके सामने नहीं पेश होना। और फिर जो बातें भुट्टा साहब ने कही, आप किस हद तक मानेंगे इस बात को, किस हद तक? मैं बहुत मुख्तसर बात करता हूँ बीबी। बात ये है, भुट्टा साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। भुट्टा साहब अपनी पूरी पिटीशन निकाल के देख लें, मियां साहब की या जिनकी भी, उसमें सिर्फ अदालत से यही बात कही गई थी कि इस मामले का प्रोब होना चाहिए। देखें, भुट्टा साहब की बात मैं मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए, सारी बहस तो इसी बात पर हुई थी ना कि मेंटेनेबल है या नहीं है। तो गुजारिश ये है कि अगर अदालत ने यह पाया था कि ये मेंटेनेबल है, मान लेते हैं और दुरुस्त, मैं तो मान लेता हूं, मैं तो कानून का स्टूडेंट हूं, एपेक्स कोर्ट का फैसला है, मुझे तो मानना है, लेकिन फिर उसके बाद एक हियरिंग होनी चाहिए थी और फिर यह सवाल आना चाहिए था कि ये जो अप्रोब हो किस सतह का अप्रोब हो। जैसे पहले तारिक खोसा साहब का आया, इतराज किया बाबर अवान ने, तो वो शरीफ आदमी थे बेचारे, खुद ही बीच में से निकल गए। तो सवाल ये है कि इसमें फ्री कैन का इनपुट सुनना चाहिए था, टर्म्स और रेफरेंस उनसे बात कर लेनी चाहिए थी। मैं छोटी सी बात करता हूं, देखे भुट्टा साहब माशाल्लाह प्रैक्टिसिंग लॉयर है, जिस वक्त अदालतों में केसेस होते हैं और जब कमीशन बनाने का या लोकल कमिश्नर बनाने की बात आती है तो जज साहब पूछ लेते हैं कि बताइए जी वकील साहबान, आप नाम सजेस्ट करें किसी वकील का, ये जो भी है। बात यह है कि अगर मेरा ख्याल है कि अगर एक हियरिंग रख ली जाती, यही तो आसमा का इतराज है, वो कहती जी मैंने बहस तो की थी काबिल समात होने की, तो जब अदालत ने यह कह दिया कि काबिल समात है तो सर आंखों पर यह फैसला। लेकिन फिर जो बाकी जो रिलीफ था वो तो मियां साहब सिर्फ इतना ही मजीद रिलीफ मांग रहे थे ना कि इसका प्रोब होना चाहिए कोई तो वो तो ऑर्डर हो गया। तो उसके बाद तो फिर इनकी जो पूरी पिटीशन में जो रिलीफ था वो तो इनको ग्रांट हो गया। अब तो जो है ना बाकी तो जो है एक फॉर्मेलिटी की बात है, क्योंकि कल को खुदा न खास्ता उनके खिलाफ को ऐसी बात आ जाती है तो फिर भुट्टा साहब इस हद तक ठीक कह रहे हैं तो फिर उसकी बुनियाद पर तो एक नया सिलसिला चल निकलेगा। तो ये एक बात थी जिसमें शायद जज साहिबान से को ओमिशन हुई है। जी जी रवि साहब। नहीं, मैं नहीं समझता, मैं तारिक साहब बड़े काबिल आदमी हैं। बात यह है कि
खोसा साहब का ऑलरेडी पहले बैठते ही उन्होंने कमीशन का ऑर्डर कर दिया था और ये तय हुआ था कि चलो भी जो उनकी रिपोर्ट आएगी वो भी उनकी नजर में पेश कर दी जाएगी, उसकी रोशनी में वो कर देंगे। अब खोसा साहब बेचारे शरीफ आदमी हैं, उन्होंने अपने आप को विड्रॉ कर लिया। अब नतीजा ये हुआ कि जब वो मेंटेनेबिलिटी की बात हुई तो अब उसमें यह था कि फर्दर आगे क्या हो। तो ठीक है, इनकी बात तारक साहब की कि अमूमन जजेस जब कोई कमीशन वगैरह बनाने लगते हैं तो जो हाजिर बुकला होते हैं उनके साथ मशवरा कर लेते हैं कि भाई क्या बनाया जाए। बहरहाल अब चूंकि ये खुद जज ही ना थे तो उन्होंने समझा कि आपस में मशवरा कर लेते हैं। जहां एक सिंगल जज होता है तो वो बाकी बुकला जितने खड़े होते हैं वो सबसे राय ले लेते हैं, लेकिन ये अब आपस में ही ना थे तो इन्होंने आपस में मशवरा कर लिया। तो मशवरा करके इन्होंने जो कमीशन बना दिया, तो कमीशन ने सिर्फ रिपोर्ट देनी है। कमीशन ने करना क्या है? कुछ भी नहीं करना। जो रिपोर्ट खोसा साहब ने देनी थी वो उन्होंने दे दी है। खोसा साहब का यह था कि चूंकि वो एग्जीक्यूटिव के अफसर थे, पुलिस के अफसर थे, लेकिन बाहर वो सुप्रीम कोर्ट के मैंडेट से जा रहे थे तो उनकी भी बड़ी पावर थी। देखो, ही कुड हैव आल्सो समन्ड एनीबॉडी, ही कुड हैव आल्सो क्या कहते हैं, कॉल्ड एनी रिकॉर्ड और एनीथिंग। तो उनकी पावर भी होती इतनी। अब यहाँ जो बंदे 3 रखे हैं बड़ी हाई इंटीग्रिटी के आदमी हैं। देखिए ये फायज ईसा, मतलब मैं तो जवानी से जानता हूँ, मतलब बहुत आला खानदान, बड़े आला, मतलब उनका वो है। उनके ईसा साहब जो बालद साहब तहरीक पाकिस्तान के मेंबर हैं, जस्टिस मुशीर आलम बड़ी हाई इंटीग्रिटी के आदमी हैं। इसी तरह तीसरे जज साहब। तो इतने बड़े बड़े लोगों से किसी को खौफ होने का मतलब सवाल ही पैदा नहीं होता। कमीशन भी तो बना था। एग्जैक्टली, और उसका फैसला हुकूमत ही के उस फेवर में आया था। चलिए ना एक ब्रेक ले लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, मेरे साथ रहिए।